लेकिन अपमान कर रहे हैं भाई। आप भारत की सेना पर प्रश्न उठाना है, भारत के ऑपरेशन पर प्रश्न उठाना है, चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाना है, सीएजी पर प्रश्न उठाना है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि नंबर 1 बनाएंगे, बिहार को नंबर 1 बनाएंगे, यूपी को नंबर 1 बनाएंगे, गुजरात को नंबर 1 बनाएंगे, तो भैया इनसे सवाल ये होना चाहिए कि नंबर 2 कौन है। लेकिन जब वो टैरिफ लागू किया तो इनकी बोलती बंद हो गई। क्यों नहीं उस पर ही कहना चाहते हैं? चाइना के बाद, पूरे दुनिया में चाइना के बाद यदि कोई प्रभावित होगा देश, तो वह देश होगा हिंदुस्तान। सिंगल इंटरव्यू के लिए बुलाए थे क्या पैनल? नहीं, व्हाट टाइप ऑफ मॉडरेटर आर यू? आप जो एक टॉपिक आपके माध्यम से मैं राजद के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ट्रेड अमेरिका और चाइना के बीच में क्या है और कितने का है, और कौन ट्रेड सरप्लस में है और कौन ट्रेड डिफिसिट में है? आप बता दे तो मैं मान जाऊंगा। हाथ कंगन को वारसी किया, चुनाव आ गया है। लोकसभा में 6 सीट पर ही लोग हारे हैं। लोकसभा सीट नहीं हारे, 6 के 6 विधानसभा में चुनाव हारे हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम 6 सीट जीतेंगे। नीचे से नंबर 1 बिहार को किसने बनाया? लालू यादव ने। यहाँ पर एक सोशल वेलफेयर में खर्चे की बात कर रहे थे, 2-2 साल तक तनख्वाह कौन नहीं देता था? लालू यादव की सरकार ने। यहाँ से रात को ये है, बहुत राजद के बड़े नेता हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि अनिल सिंह जी 2025 का चुनाव आने वाला है, एनडीए का सुपड़ा साफ हो चुका है आपके औरंगाबाद में, 6 के 6 सीट आप हार चुके हैं, साथ साथ जो सांसद का जो सीट था वो भी आपकी पार्टी बीजेपी हार चुकी है। अब क्या होगा आने वाला 2025 का जो चुनाव हो रहा है, 6 सीट में 6 सीट कहाँ रहेगी एनडीए? इसके बारे में कुछ। जो राहुल गांधी पर केस कर दिया गया है, जो आप लोग एनडीए के सबसे बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हैं, और अब यात्रा पर घूमने वाले हैं 17 या 18 अगस्त को, शायद यहाँ गया में भी यात्रा है, औरंगाबाद में भी है, सासाराम से शुरुआत होगा। तो उनके आने से पहले स्वागत में भाजपा वालों ने केस, वो राजद में कोई पद नहीं पाएगा। वो जो बालू चुरा ले, जो नेशनल हाईवे छड़ चुरा ले, जो रात को लेवी वसूल ले, जो किसी के घर जमीन पर झंडा गाड़ दे। लेकिन लालू यादव का यही गलती है कि शोषित वर्ग को उन्होंने शासक बनाने का काम किया, उसी को ही जंगल राज कहते हैं। आप उदाहरण दीजिए, आप सबूत दीजिए। भाई मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं चैलेंज करूंगी ये दोनों पार्टी से निकाल। आनंद सिंह, जब जितने भी देश में घटनाएं घट रही है, आप उसका रिजल्ट नहीं आया, आप कहे कि पुलवामा हो गया, आप कहे कि पहलगाम हो गया, अरे भैया उसका रिजल्ट काहे नहीं आ रहा है, उसका जांच काहे नहीं हो रहा है? अगर आप नक्सलाइट थे तो बोलिए, अभी निकालेंगे। मेडिकल कॉलेज का मुद्दा जो देव मेडिकल देव जी औरंगाबाद में कहिए, जिले का मेडिकल कॉलेज, वह मेडिकल कॉलेज कभी देव की बात कही जा रही है, कभी बारूद चला जा रहा है, कभी नबीनगर, कभी कहाँ चला जा रहा है। इस सरकार में आखिर हो क्या रहा है? और संविधान को सबसे ज्यादा बेइज्जत करने वाले लोग में से इन लोग हैं। दोनों के लिए बिहार में एक नया चीज फैक्टर बन चुका है, पीके यानी प्रशांत किशोर, दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा लोग कर रहे हैं। सबसे पहले भाजपा और एनडीए से प्रशांत किशोर कितना आपके लिए फैक्टर है इस चुनाव में? जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिर्फ योग न्यूज। 2025 चुनाव का बिसात बीत चुका है, तमाम राजनीतिक पार्टी अपने अपने दल, अपने अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं और राजनीतिक समीकरण में जुट गए हैं। आज हमारे साथ सिर्फ योग स्टूडियो में हमारे बाएं साथ जो बैठे हुए अनिल सिंह जी हैं, जो भाजपा से हैं, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। दाएं साइड में हमारे बीच राजद से हैं, राजद से प्रदेश महासचिव हैं और कद्दावर औरंगाबाद के नेता हैं इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह जी। सर दोनों का स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे साथ सहयोगी चितरंजन जी हैं, सहयोगी हैं, पत्रकार हैं, जो कि पूरी औरंगाबाद पर खबर रखते हैं, नजर रखते हैं खबर पर। सर सवाल यहाँ पर है 2025 का जो चुनावी मंथन होना शुरू हो चुका है और आप देख रहे होंगे कि तमाम पार्टी अपनी अपनी ओर से लग चुकी है, और इसी बीच में आप लोग को मुद्दा मिल गया है, विपक्ष को, कांग्रेस को, आरजेडी को एसआईआर मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन जो आप मुद्दा बना रहे थे उसको नीतीश कुमार यानी आपकी जो पार्टी एनडीए की गठबंधन है वो अब काम मुद्दा विहीन हो गया है आपकी पार्टी। क्या लगता है? उन्होंने डोमिसाइल नीति छीन लिया, उन्होंने आपका जो था इससे पेंशन योजना की आप मांग करके घूम रहे थे कि हम आएंगे तो पेंशन बढ़ाएंगे, आरजेडी आज सरकार तेजस्वी की सरकार बनेगी तो पेंशन बढ़ाया जाएगा, उन्होंने पेंशन भी बढ़ा दिया। सबसे पहले आपसे सवाल लेना चाहते हैं, सुबोध जी क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले सिद्धजोग चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और इसके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको भी हम बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने सवाल किया कि जो बिहार में एनडीए की सरकार है वो तमाम जो हमारी मुद्दा है उसको घोषणा कर रही है,
हम इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं तेजस्वी जी को। सरकारें झुकती है, उसको झुकाने वाला लोग चाहिए। हमारे नेता ने सरकार को झुकाने का काम किया, अपने मुद्दों पर राजनीति करने के लिए मजबूर किया। क्योंकि आज 20 साल से इनका सरकार है, कोई नीतीश कुमार आज सरकार नहीं चला रहे हैं। इनका कहाँ गया था वृद्धा पेंशन की ओर ध्यान, कहाँ गया था महिला सम्मान की ओर ध्यान, कहाँ गया था 125 यूनिट जो बिजली फ्री, क्यों नहीं पहले कर दिए थे? 19 वर्षों तक इनको कौन रोका? सच मामले में बिहार की जनता ये महसूस कर रही है कि हमारे देश के आइकॉन जो युवा नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो यदि इन मुद्दा को नहीं लाते तो आज नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार मजबूर नहीं होती। क्या अनिल जी, क्या लगता है? सुबोध जी बहुत अच्छा इन्होंने बात कहा कि तेजस्वी यादव ने झुका दिया या आपकी सरकार को, एनडीए को, यानी मजबूर कर दिया है सारी चीज़ लागू करने के लिए। देखिए, भारत जो है वो सोशल वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं कि वृद्धा पेंशन योजना हमने लागू कर दी, हमने लागू, किसी ने लागू नहीं किया। वृद्धा पेंशन योजना जो है ये सोशल सिक्योरिटी का कब से इस देश में लागू हुआ शायद राजद वालों को पता भी नहीं होगा। सबसे पहले ये कंसेप्ट जो मेरे संज्ञान में है 80s में आया। उस समय इंदिरा जी की गवर्नमेंट थी और ये लोग इंदिरा जी को कोसते चलते थे। लालू यादव जी इंदिरा जी से पिटा कुटा कर अपनी बेटी का नाम मीसा रखे थे। मीसा एक एक्ट होता था और कांग्रेस विरोध की राजनीति से इनका जन्म हुआ। जयप्रकाश जी के, आदरणीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में एक कांग्रेस विरोध का लहर था पूरे देश में और उसमें कई धाराएं एक साथ आई, कई विचारधाराएं एक साथ आई। तो वो 30 रुपये से पहुंच के यहाँ तक चला है। तो ऐसा कुछ नहीं कि इनोवेटिव इन्होंने यूरेका कुछ कर दिया और नीतीश कुमार जी का भी यूरेका, ये मैं नहीं मानता हूँ। जहाँ तक कंसेप्ट्स का बात है कि नया इनोवेटिव कंसेप्ट्स करेंगे, मैं इसमें तेजस्वी यादव को बैंकरप्ट मानता हूँ और राहुल गांधी जी को वो भी मैं बैंकरप्ट मानता हूँ। लेकिन चुनाव के समय ही क्यों? सोशल वेलफेयर लगातार चलते रहता है। चुनाव तो इस देश में चलने वाली सतत प्रक्रिया है। किस वर्ष इस देश में चुनाव नहीं होता है? अभी चुनाव हो रहा है, 4 महीना बाद फिर महाराष्ट्र में चुनाव होगा। कब इस देश में चुनाव नहीं होता? हम लोग तो मान रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कीजिए, उसका भी लोग विरोध करेंगे। प्रक्रिया है ये बोल रहे हैं। देखिए, ये लोग मौसम वैज्ञानिक हैं, केवल सत्ता कैसे मिलेगा इससे इनको मतलब है। आज बिहार में ये लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं शराबबंदी का। यूपी में इनकी सरकार है, वहाँ के लोग दारू पसंद करते हैं क्या? आप वहाँ क्यों नहीं दारू बंद कर रहे हैं भाई? नीतीश कुमार के नेतृत्व में है तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं। आप उसका समर्थन कर रहे हैं दारू नीति का। यूपी में आपका फुल फ्लेजेड सरकार है। तो ये दो रंगी नीति लोग जानते हैं। जहाँ हमारे मोदी जी जिस स्टेट में जाते हैं भाषण में, आप मीडिया वाले हैं उसको कहते हैं कि नंबर 1 बनाएंगे, बिहार को नंबर 1 बनाएंगे, यूपी को नंबर 1 बनाएंगे, गुजरात को नंबर 1 बनाएंगे। तो भैया इनसे सवाल ये होना चाहिए कि नंबर 2 कौन है? सबको नंबर 1 यदि आप बना रहे हैं तो फिर नंबर 2 तो इनके नज़र में कोई नहीं है। फिर जहाँ जाते हैं वैसा ड्रेस पहनते हैं। ये पंजाब में जाएंगे पंजाबी ड्रेस पहनेंगे, बंगाल में जाएंगे बंगाली ड्रेस पहनेंगे, उड़ीसा में जाएंगे उड़ीसा का ड्रेस पहनेंगे, भाषा भी वही बोलते हैं। और उसका जवाब तो इनको दिया। ट्रंप इनका मित्र था, हम उस विषय पर आएंगे। लेकिन जब वो टैरिफ लागू किया तो इनकी बोलती बंद हो गई। क्यों नहीं उस पर ही कहना चाहते हैं? चाइना के बाद, पूरे दुनिया में चाइना के बाद यदि कोई प्रभावित होगा देश तो वह देश होगा हिंदुस्तान। आपके माध्यम से मैं राजद के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, ट्रेड अमेरिका और चाइना के बीच में क्या है और कितने का है, और कौन ट्रेड सरप्लस में है और कौन ट्रेड डिफिसिट में है? आप बता दें तो मैं मान जाऊंगा। कि इनको छोड़िए, इनके नेता लालू जी और तेजस्वी जी बता दें। अभी तुरंत कॉल कीजिए अगर आपकी क्षमता है तो। आप प्रदेश के महासचिव हैं, पूरा बता दें कि कितना आइटम भारत जो है सो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और कितना अमेरिका जो है सो भारत को एक्सपोर्ट करता है। हमसे ट्रेड सरप्लस में चाइना है। मैंने अभी कहा कि चाइना के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा चाइना एकदम प्रभावित, इसके बाद भारत प्रभावित होगा। बिल्कुल नहीं प्रभावित है। केवल आंकड़ों के जाल में जनता को भ्रमित कर, नहीं आंकड़ों के जाल में जनता समझ गई। और आपको जवाब मिला पार्लियामेंट के चुनाव में।
आपने कहा था कि हम 400 पार करेंगे, 232 पर किसी तरह से आपने सरकार बनाया, लड़खड़ा के आपने सरकार बनाया, 232 सीट पर आप आउट हो गए, आप पावर में आ गए होंगे। अभी टैरिफ 50% लागू नहीं हुआ है, अभी 25% नहीं हुआ, 27 अगस्त से 50% किया जाए, राइट। लेकिन वहीं पर इनके जो दो आपके नेता हैं, दो आपके जैसे कि जो जयशंकर हैं, और इन लोग कह रहे हैं कि हम लोग झुकेंगे नहीं अमेरिका के सामने। भाई साहब आप देखिए एक आंकड़ा में बता देता हूं आपके माध्यम कोई से। भी ऐसा चीज नहीं है जो एनडीए की सरकार घोषणा किया और उसमें 75 बार संशोधन नहीं किया, चाहे वो नोटबंदी में हो, 75 तरह का संशोधन आया। एसआईआर जब बिहार लागू हुआ बिहार में, तो इनका नियम रोज बदला, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार कार्ड को मानिए, लेकिन ये अभी नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा इन पर निश्चित। और हम कह रहे हैं भाई मित्र अनिल जी को कि एसआईआर में जो चुनाव जो प्रक्रिया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, गलत मतदाताओं को नहीं छटना चाहिए, छटना चाहिए, डबल जो मतदाता है उसको छटना चाहिए, मृत मतदाताओं को हटना चाहिए। लेकिन आपका जो प्रक्रिया है, आप 25 दिन में चाहते हैं कि हम कर लें, निश्चित रूप से बहुत से गलतियां इसमें हो रही है। अच्छा। जो सही मतदाता है वो छूट रहे हैं, जो जिनका डॉक्यूमेंट कहीं है, जो बाहर रहने वाले प्रवासी जिसको आप कहते हैं, उनका नाम छूट रहा है। इनकी प्रक्रिया, यदि इनका नियत सही था तो लोकसभा के चुनाव के बाद तुरंत 6 महीना टाइम लेके एसआईआर कराते, कहीं कोई दिक्कत नहीं था उसमें। एसआईआर वाले मुद्दे पर हम आते हैं, लेकिन चितरंजन जी हमारे सहयोगी पत्रकार हैं। चितरंजन जी, जो आजकल जो खासकर औरंगाबाद से एक केस किया गया है, आनंद शंकर और राहुल गांधी पर केस कर दिया गया है, जो आप लोग एनडीए के सबसे बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हैं, और अब यात्रा पर घूमने वाले हैं। 17 या 18 अगस्त को शायद यहाँ गया में भी यात्रा है, औरंगाबाद में भी है, सासाराम से शुरुआत होगा। तो उनके आने से पहले स्वागत में भाजपा वालों ने केस कर दिया है, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए केस कराया गया है। उससे आनंद शंकर को कोई नुकसान नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, इनसे उनको नुकसान है। नहीं, 2500 जो वाला माँ बहन योजना है, सिंगल इंटरव्यू के लिए बुलाए थे क्या पैनल? नहीं, व्हाट टाइप ऑफ मॉडरेटर आर यू? आप जो एक टॉपिक आपने ट्रेड वार पे छेड़ा, आप उनको 5 मिनट दिए, मुझे समय नहीं दिए। आप दूसरा टॉपिक एसआईए पर दिए, अब तीसरे टॉपिक पर शिफ्ट करके बिना मेरा विचार लिए। इधर यू स्टिक टू द टॉपिक। आपके पास आते हैं, आप जो है आते हैं आपके पास। आप आइए, सुनिए ना, एक मिनट। ओवैसी जो कह रहे हैं, अब चौथे टॉपिक पर चले गए। सुनिए, टैरिफ को लेकर के ये हर एक टॉपिक आधा घंटा का टैरिफ को लेकर के है। ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना अब कहाँ चला गया? ट्रंप ने तो टैरिफ बढ़ा दिया, अब उनकी सीना जो 56 इंच की थी वो कहाँ चली गई? मोदी जी का सीना 56 इंच से 72 इंच है, वो वैसी उसकी चिंता न करें। और जो हमारा विदेश नीति है और जो आर्थिक नीति है, बहुत ज़्यादा संबल है और बहुत ज़्यादा मजबूत है। और हम लोगों के लिए मित्रता जो है वो सेकेंडरी, मित्रता छोड़िए, अपना परिवार, भाई बंधु, अपना घर परिवार सब जो त्यागता है वो आदमी प्रचारक बनता है। और नरेंद्र मोदी प्रचारक रहे हैं। हम लोग के लिए भगवा ध्वज संपूर्ण राष्ट्र है और हम लोग संपूर्ण राष्ट्र के पुजारी हैं। तो इसलिए वो जो टैरिफ वार है उसका जवाब भी हम लोग देंगे। अभी वो लागू नहीं हुआ, ठीक बोला इन्होंने, तो वो लगा नहीं, 27 से लागू होगा। हम भी उन पर टैरिफ ज़्यादा लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लगाते हैं टैरिफ। हमारा 6.5 लाख करोड़ से ऊपर का उनके ट्रेड है उनके साथ। उनके हमारे यहाँ से इंपोर्ट मात्र 3 लाख करोड़ का है, तो हम 3 लाख करोड़ सरप्लस में उनसे रहते हैं। हम उनको हमारे यहाँ हम उनको 7,346 लगभग साढ़े तरह के आइटम्स जो है सो हम उनको बेचते हैं। वो हमारे यहाँ लगभग 3,500 आइटम्स बेचते हैं। हमको क्या वो चैलेंज करेंगे? हमारे यहाँ इन्फोसिस, HCL टेक, TCS जैसा जो सर्विस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसके बिना दुनिया की कोई व्यवस्था चल नहीं सकती आजकल साइबर युग में, वो उस पर डिपेंडेंट है। कहाँ जाएंगे? उनका GDP कम से कम 0.6% से घट जाएगा। वो अमेरिका का, ट्रंप को वहां की पब्लिक खदेड़ खदेड़ के जूता से मारने लगेगी। जब देश का इकोनॉमी घटता है, जब GDP घटता है, तो देश में बेरोजगारी बढ़ती है। हम तो कर लेंगे, हमारा 2% जितना ट्रेड है, मात्र 2% का ट्रेड अमेरिका के साथ है। पूरा वैश्विक अगर ग्लोबल ट्रेड में देखेंगे, यानी ट्रंप जो टैरिफ बढ़ाए हैं भारत के लिए,
तो वो मतलब भारत के लिए हम हमारे लिए हमारे जो छोटे ट्रेडर्स हैं, मैं इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को जो छोटे ट्रेडर्स हैं जो इंजीनियरिंग मशीन खरीदते हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल्स भी, और न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर पावर जो बोल रहे हैं, न्यूक्लियर सब्सटेंस वाले जो है उसको हमको प्रभावित होंगे, लेकिन हम जितना प्रभावित होंगे उससे दुगना वो प्रभावित होंगे। और ट्रंप ये कोई अकेले भारत के साथ नहीं कर रहे हैं, अपने पूरे वैश्विक दृष्टिकोण में देखेंगे तो सबके साथ उन्होंने ये ट्रंप ट्रेड वार छेड़ रखा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा कि मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। ब्राजील और चिली के साथ यही ट्रेड वार करके अमेरिका ने क्या किया, आप मेरे मित्र हो सकते हैं, आप मेरे संबंधी हो सकते हैं, आप मेरे रक्त भाई हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकते हैं। ट्रेड पर आपकी बात हो गई, इन्होंने भी ट्रेड पर बात कर दिया। जहां तक लगता है आपको कि निश्चित तौर पर इसमें भारत आगे बढ़ेगा, ठीक है, ज्यादा का डील नहीं है उसके साथ में भी मानिए, लेकिन हम एक सवाल लेना चाहेंगे। जो इन्होंने कहा आप लोग केस करवा दिए हैं राहुल गांधी के यात्रा के पहले, यानी आपके जो भाजपा के जो पूर्व सांसद के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा से किया गया, आखिर मामला क्या है? क्या लगता है वो केस करना सही है या किसी को डिस्टर्ब करना है? भाई मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, वो कोई प्रतिनिधि भी नहीं है। अब आप हमारे यहाँ आ जा सकते हैं तो कोई प्रतिनिधि, सांसद तो अभी स्वयं बेचारे प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है, तो कोई प्रतिनिधि नहीं। वो केस का मसौदा मैंने नहीं देखा कि क्या है, और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और कोई इतना बड़ा विषय नहीं है कि कोई आ नहीं सकता। जाने से फ्री डेमोक्रेटिक स्टेट है, हम स्वागत करते हैं कि राहुल गांधी आए और अपने मूर्खतापूर्ण बात कुछ औरंगाबाद को ही बता। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं औरंगाबाद से। आप लोग दोनों औरंगाबाद से नेतृत्व कर रहे हैं और बहुत दिनों से हैं, ठीक है, जमीनी कार्यकर्ता भी जैसा हम लोग जानते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अनिल सिंह जी 2025 का चुनाव आने वाला है, एनडीए का सुपड़ा साफ हो चुका है आपके औरंगाबाद में, 6 के 6 सीट आप हार चुके हैं, साथ साथ जो सांसद का जो सीट था वो भी आपकी पार्टी बीजेपी हार चुकी है। अब क्या होगा आने वाला 2025 का जो चुनाव हो रहा है, 6 सीट में 6 सीट कहां रहेगी एनडीए, इसके बारे में कुछ बताइए। 6 का 6 इस बार एनडीए जीतेगी, और जितने मतों से हम लोग पिछले बार हारे हैं उसे दुगना मत से इस बार यूपीए को हराएंगे। क्या लगता है, ये बोल रहे हैं कि 6 के 6 सुपड़ा साफ कर देंगे इस बार आपका एनडीए गठबंधन? हाथ कंगन को वारसी किया, चुनाव आ गया है। लोकसभा में 6 सीट पर ही लोग हारे हैं, लोकसभा सीट नहीं हारे, 6 के 6 विधानसभा में चुनाव हारे हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम 6 सीट जीतेंगे। तो ये लोकतंत्र है, इसको कोई रोक नहीं सकता। चिराग पासवान भी साथ में है, इस बार सहनी जो आपके साथ में सट रहे थे उनको भी। चिराग पासवान पार्लियामेंट में साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा पार्लियामेंट में साथ थे, मांझी जी पार्लियामेंट में साथ थे, और 6 के 6 सीट हारे हैं। विधानसभा के 6 सीट पर हारे हैं चुनाव। सारे लोग को रहने के बाद भी औरंगाबाद लोकसभा में एक भी विधानसभा से लीड नहीं किया, बताइए। एक भी विधानसभा से आंकड़ा पिछले बार का सही है, इसमें हमको स्वीकार करने में कोई नहीं। मैं जनता के निर्णय को हाथ इस बार बता तो दिया, एक ही बात को रेटोरिकल थोड़ा ही बताना। मैं दोबारा इनको, वो हम लोग का अपना स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी आपको ओपन फ्रंट पर मैं क्यों खोलूं? लेकिन जितने वोट से हम लोग पिछले बार हारे हैं उससे दुगना मत से इन लोगों को इस बार हराएंगे। इस बार बालू चोर और हाईवे का छड़ चोराने वाला चोर को इस बार बाहर कर देंगे औरंगाबाद से। आप देखते रहिएगा। किसको कह रहे हैं बालू चोर और छड़ चोर? अरे कह तो रहे हैं कि ये बयानवीर लोग हैं, ये बयानवीर लोग हैं। जनता जवाब इनको पार्लियामेंट चुनाव में दे दिया है, और विधानसभा में भी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, और 6 के 6 सीट हम जीतेंगे। इनको बोनी नहीं होने जा रहा है, लेकिन अब तो ये बयानवीर हैं, ये बोलते हैं, जनता को बहुत कस के आवाज में बोलेंगे ताकि जनता सुन रही है, देख रही है, लेकिन आने वाला दिन में एक भी सीट का खाता औरंगाबाद में खास करके इनका खुलने वाला नहीं है। अच्छा, ये बयानवीर है आप लोग, ये तो कह रहे हैं कि बयानवीर है, अपने आवाज को दबा के बोलते हैं ताकि जनता सुन ले। भाई पूरा 15 साल लालू जी बयाने पर जिंदा रहे, अभी देश में नंबर 1 और नंबर 2 की स्पर्धा की बात कर रहे थे। नीचे से नंबर 1 बिहार को किसने बनाया? लालू यादव ने। यहाँ पर सोशल वेलफेयर में खर्चे की बात कर रहे थे, 2-2 साल तक तनख्वाह कौन नहीं देता था? लालू यादव की सरकार ने। यहाँ से रात को ये है, बहुत राजद के बड़े नेता हैं, लेकिन देव मोड़ के आगे 7 बजे शाम के बाद ही नहीं जाते थे, एकदम 7 बजे शाम के बाद नहीं जाते थे। चित्रंजन जी, लोग मारे गए जिस समय बिहार में, यहाँ पर हम लोग लालू यादव की जिस समय सरकार बनी, जो सबसे ज्यादा बिहार में लालू यादव की जिस समय सरकार बनी, भाई मैंने मेरा हस्तक्षेप किया, समय मेरा था, मैं बोल रहा था, ये हस्तक्षेप के मैं नहीं किया हूँ। लेकिन अब 3-4 बार इनका अराजकता
अराजकता बर्दाश्त किया, क्योंकि पार्टी ही अराजकता की है। अच्छा। जो सभ्य रहेगा वो राजद से बाहर चल जाएगा, जो अराजक तत्व नहीं रहेगा, जो नुसेंस का तत्व नहीं रहेगा, वो प्रदेश महासचिव बन के रहेगा, वो राजद में कोई पद नहीं पाएगा। वो जो बालू चुरा ले, जो नेशनल हाईवे छड़ चुरा ले, जो रात को लेवी वसूल ले, जो किसी के घर जमीन पर झंडा गाड़ दे, वो राजद का एमएलए एमएलसी हो गया आपका। अच्छा ये बताइए, चंदन जी, हो गया आपका। उनका आरोप था कि 7 बजे शाम में देव मोड़ पार नहीं कर सकते थे आप उस जमाने में, और आप उस पर सब जवाब चितरंजन दे रहे जी, जिस समय 90 में लालू यादव की हुकूमत हुई इस बिहार में, हमारी पार्टी की बुनियाद है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। बिहार में जब अत्याचार का दौर था तो लालू यादव को सत्ता सौंपा बिहार की जनता, और जो शासक वर्ग था वो लगातार अत्याचार करता था। लेकिन लालू यादव का यही गलती है कि शोषित वर्ग को उन्होंने शासक बनाने का काम किया, उसी को ही जंगल राज कहते हैं। शासक तो है वैसा जंगल राज हमको पसंद है। यदि शोषित वर्ग को लालू यादव ने शासक बनाने का काम किया और यदि वह शासक बना तो इनके कलेजे में दर्द होने लगा। तो हमको ऐसा जंगल राज पसंद है, जो आदमी सड़क पर था, जो आदमी ऑफिस नहीं जाता था, जो बीडीओ सीओ डीएम एसपी से बात नहीं करता था, वे डीएम एसपी ने उसको सम्मान दिया, बैठकर वह बात किया, और समाज में जो स्थिति थी हमारे समाज में जितना बिलगाव का, उसको समाप्त यदि कोई किया तो देश का महामानव लालू प्रसाद यादव जी। जलवा है भाई सफेद जूट का। जिसको शोषक बोल रहे हैं वो कौन था उस समय? शासन उस समय कांग्रेस की थी, उसी के गोद में बैठे हुए हैं। उसी के विधायक को मैं कह रहा हूँ, मुंह खोल के कह रहा हूँ, नाम तभी से नहीं ले रहा था, उसी के विधायक को मैं कह रहा हूँ जिसके घर से गांव से पकड़ाया, जिसके भाई भतीजा जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, बालू पकड़ाया, छड़ पकड़ाया, उसी को ये शोषक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 90 के पहले शासन में नहीं थी, यही कांग्रेस शासन में थी। और शोषित किसको कह रहे हैं? जो मूड़ी काट लिया, 6 इंच छोट करेगा, वो शोषित हो गया। जंगल का व्यवसाय उस समय किसके कब्जे में था? जो दिन को राजद और रात को एमसीसी। वो जंगल का व्यवसाय, लाख का व्यवसाय किसके हाथ में था? बीड़ी पत्ते का व्यवसाय किसके हाथ में था? अच्छा। पूरे जंगल की अर्थव्यवस्था किसके हाथ में थी? समझ गया भाई चितरंजन जी, नाम जो खोलना है भाई क्या? चितरंजन जी, इनका हम जवाब दे रहे हैं। बोलिए। सच मामले में यही है कि जो हमारे साथ है भाजपा में जो है उसका कोई दोष नहीं है। येदियुरप्पा इनके मुख्यमंत्री थे, उनका भ्रष्टाचार इनको नजर नहीं आएगा, इनका इनको भ्रष्टाचार अभी नजर निकालेंगे। नहीं आएगा। हम कह रहे हैं कि येदियुरप्पा अगर नक्सलाइट थे तो बोलिए अभी निकालेंगे। भाजपा वॉशिंग मशीन छोड़े ना, येदियुरप्पा का नाम लिए आप कहिए, और हम आपके 10 गो नेताओं को बता देंगे उस पर 17 सीएल का एक्ट लगा हुआ है। आपके 10 नेता जिसमें 17 सीएल का एक्ट लगा हुआ है, जिसका रहने से का एक्ट लगा हुआ है। क्या बात करते हैं? आनंद सिंह अरे बाप रे बाप, साक्षात सफेद झूठ को बोलना सीखा है तो राजद से सीखे। यही आनंद सिंह आज कहते हैं कि हम एनडीए से चुनाव लड़ेंगे तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गए। इनके साथ जो जाके चुनाव लड़ेगा, आप कहिए इनके ना, साथ जो रहेगा, आप कहिए ये वो बात, सत्यवादी हरिश्चंद्र है। आप कहिए ये बात कि एनडीए से लड़ेंगे, इंडिया आप गठबंधन का सत्यवादी राज हरिश्चंद्र करेगा, वही आप आरोप नहीं लगाएंगे, हम तो आरोप उस समय भी इनका लगाएंगे। वही एक आरोप इन्होंने लगाया कि भाजपा में लोग जाते हैं, जो अपराधी जाते हैं वो वासी 100 उदाहरण है इसका, वाशिंग मशीन 100 उदाहरण है अरे इसका। भाई हमको येदियुरप्पा का नहीं बोले कि नक्सलाइट है। अरे आप उदाहरण दीजिए, आप सबूत दीजिए। भाई मैं चितरंजन बहुत जी, छोटा कार्यकर्ता भाई हूं, चितरंजन जी, लेकिन मैं चैलेंज करूंगा येदियुरप्पा को पार्टी से निकाल दूंगा। आनंद सिंह जब और हमारे मैं साथ इनको थे, कहता हूं तो आनंद कि सिंह इनके का बड़े बड़े कितना नेता, चलेगा? इनके आनंद विधायक सिंह 17 सीएल होने से कहा आज है, आनंद सिंह को उनको छोटे निकाले। सरकार कहता है लोग। अगर 17 सीएल उग्रवादी है तो सब आरोपी है कि नहीं? ऐसा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अरे अनंत सिंह आरजेडी से भी थे, कांग्रेस से भी थे और जदयू से भी थे। उनकी बात छोड़िए, अभी यह है एसआईआर के मुद्दे पर दो ईपी कहां से निकल जा रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव के पास? ये चुनाव आयोग जवाब देना, चुनाव आयोग का चुनाव आयोग तो मान रही है कि आप कहां से लाएंगे? ऐसे लाखों सबसे पहले आरोप है हाँ। भाजपा पर या अच्छा। फिर इलेक्शन कमीशन पर हाँ। कि तेजस्वी प्रसाद यादव का जो है हाँ। जब वोटर लिस्ट जारी हुआ तो उनका वोटर मेरा एक लिस्ट का नाम सीरियस है। ऑब्जेक्शन है एसआईआर पर जो आप लोग डिस्कशन हाँ, कर रहे हैं। बोलिए। ये ट्रेंड है यहाँ से लेके जिले से लेके नेशनल लेवल तक। हाँ। कोई भी मामला 12 तारीख को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है। और मैं पहली बार पिछले 5-10 साल में देख रहा हूं कि जो मैटर सब्सिडीज होता है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसका डिस्कशन नहीं होना चाहिए। पब्लिक डोमेन में वो सॉर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, लेकिन मालूम नहीं कैसे चल रहा है।
12 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट आएगा, निर्णय आएगा, उसका स्वागत कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सलाह दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो सलाह दे रहा है, उसको एसआईआर मानने से इनकार कर रहा है। तो एसआईआर भाई गजब नमूना है देश का। अरे भाजपा को सलाह नहीं, एनडीए की सरकार में, एनडीए की सरकार में संवैधानिक संस्था जो है प्रवक्ता बन गया है एनडीए की सरकार। नहीं, सुनिए, ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को दिया जा रहा है कि भाई इसको आप नहीं कीजिए, इसको कीजिए। हम सिर्फ एक सवाल आपसे कर रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन के नेता, चाहे वह राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी जी हो, जब हम लोग एसआईआर का विरोध करते हैं तो इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो संवैधानिक संस्था है, हमारी लड़ाई यदि उससे हम लड़ रहे हैं तो आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? आप उसके प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? नहीं है, नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, आप एसआईआर के प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? ये लोग संविधान के प्रिएम्बल में अमेंडमेंट करने वाले सवाल अजीब हाल है। ये बोल रहे हैं और संविधान की कॉपी ऐसे निकालते हैं जिस संविधान को हमारा सवाल जब एसआईआर से, जिस संविधान को सबसे ज्यादा बेइज्जत किया कांग्रेस ने, जिसने इमरजेंसी लगाया, हमारा सवाल जब एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारा सवाल जब एसआईआर से है तो आपको पेट में दर्द बिल्कुल दर्द होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो हमारा उससे सवाल, बिल्कुल जवाब उसको देना चाहिए। ये बोल रहे जो मृत लोग हैं उनका काटा जा रहा है। उनका कहना है कि इतने करोड़ मृत हो गए जो बाहर चले गए, जहां वहां भी आईडी बन गया है, उस व्यक्ति का वोटर आईडी। अरे इनको पीड़ा बस इतना है कि कैसे बांग्लादेश। हम शुरू में ही बोले कि एसआईआर जो हो रहा है वो होना चाहिए, हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया है इनका कि 25 दिन में हम पूरा पुण्य कर लेंगे, 25 दिन में हम सब कर लेंगे, उसमें हड़बड़ियां में काफी गड़बड़ियां होगी और सुप्रीम कोर्ट इसको पकड़ लिया है। इसका उनको जवाब देना होगा चुनाव आयोग को। अब जब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट पकड़ रहा है तो इनको पेट में दर्द हो रहा है भाई। सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट हम लोगों ने कभी नहीं बोला, दर्द कहाँ हो रहा है? ये नहीं, हमारा सवाल सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट हम लोगों ने कभी नहीं बोला, हमारा ना हमारे किसी नेता ने बोला है। अगर यहाँ से नहीं, गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने नहीं बोला, भारतीय जनता पार्टी का किसी कार्यकर्ता ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट लेकिन अपमान कर रहे हैं भाई। भारत की सेना पर प्रश्न उठाना है, भारत के ऑपरेशन पर प्रश्न उठाना है, चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाना है, सीएजी पर प्रश्न उठाना है, अच्छा हम विदेश संस्थाओं पर लगाना है। इनको तो चंदन जी कोई ज्ञान ही नहीं है। बोलिए। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कितने तरह का होता है उनको नहीं पता। किसी चीज को ब्रांडिंग करना अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे बोल रहे हैं कि आप लोग क्यों विरोध करते हैं? सुनिए, एक किसी चीज को ब्रांडिंग करना अच्छी से जानते हैं। यदि ब्रांडिंग करना सीखे कोई, अच्छा, तो एनडीए से भाजपा से सीखे। ठीक ठीक। आप जितने भी देश में घटनाएं घट रही है, आप उसका रिजल्ट नहीं आया, आप कहे कि पुलवामा हो गया, आप कहे कि पहलगाम हो गया, अरे भैया उसका रिजल्ट काहे नहीं आ रहा, उसका जांच काहे नहीं हो रहा? तो बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। एक मिनट, जब पुलवामा हुआ था, वो बम कहां से आया था आज तक पता नहीं चला। आपका तंत्र कैसा है? आप लोकतंत्र में क्या चाहते हैं? जनता आपसे सवाल नहीं करे। देश के चाइनीज हथियार को राजद के आप मीडिया वाले लोग हैं, राजद के नेता आप मीडिया वाले लोग हैं, हमको बता दीजिए 11 साल में जिस देश का प्रधानमंत्री दुनिया का पहला प्रधानमंत्री होगा जो मीडिया आज तक सवाल नहीं किया और ना मीडिया को सवाल करते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, मीडिया उसको लिखती है। मीडिया मन की बात कभी भी देश के दुनिया के पहला प्रधानमंत्री हैं जो कभी भी सवाल सुनने की आदत नहीं है। हिटलर भी था, वो भी सुनता था, लेकिन ये सवाल सुनते नहीं हैं। आज तक कभी इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया से रूबरू होते देखा है क्या? क्यों अनिल जी? आप बताइए 11 साल में। अनिल जी बताएंगे, यहाँ पर अनिल जी हैं, बताइए। देखिए, आरोपों की लिस्ट फेहरिस्त इनकी बहुत लंबी और किसी का सवाल का जवाब सुनने की क्षमता इनमें नहीं है। ठीक है। और ना उतना ज्ञान, शॉकिंग ऑब्जर्वर इनके कैपेसिटी है कि उसको ये ऑब्जर्व कर सके। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड पर, प्रधानमंत्री पर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पर, डिफेंस मिनिस्ट्री पर, समझे ना, और संविधान को सबसे ज्यादा बेइज्जत करने वाले लोग में से इन लोग हैं। और उसका मैं 10 एग्जांपल दे सकता हूं। हाँ, इसीलिए ना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल में अमेंडमेंट हमने किया कि आपने किया, इस देश में इमरजेंसी हमने किया, आपने किया, और उसी में जेल गए। मैं पहले कहा, बेटी का नाम तक रख लिया। लाश शर्म अगर कहीं सृष्टि में बचा होगा तो इन लोग को जहर खा के समुद्र में कूद जाना चाहिए। अच्छा अच्छा। लाश शर्म अगर कहीं बचा होगा। एक मुद्दा हम लोग यहाँ सिस्टम, काफी वह मुद्दा जो है कहाँ का स्थानीय मुद्दा है, वह ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है। हाँ बोलिए चितन जी।
मेडिकल कॉलेज का मुद्दा जो देव मेडिकल देव जी, औरंगाबाद का कहिए जिले का मेडिकल कॉलेज, हाँ। वह मेडिकल कॉलेज कभी देव की बात कही जा रही है, कभी बारून चला जा रहा है, कभी नबीनगर, कभी कहाँ चला जा रहा है। हाँ। इस सरकार में आखिर हो क्या रहा है? बताइए। चितरंजन जी, नहीं हम उनसे पूछ रहे, पहले उनसे जवाब। सही, ये तो हम लोग का जमीन उमीन तो पहले झंडा गाड़ दिए, शब्दों का भी अतिक्रमण करेंगे। अच्छा ठीक है। मेडिकल कॉलेज का जो नॉर्म्स है वो जमीन जो है कोई भी विभाग का वो जमीन उपलब्ध कराता है जिला प्रशासन। अगर आपके यहाँ है तो अच्छा। वो डीएम के पास वो मामला लंबित है और वो अनुमति एक धार्मिक न्यास बोर्ड का जमीन पर शायद इन्होंने प्रस्ताव दिया है, मुझे उसका बहुत से संज्ञान नहीं है। इसी बीच कहाँ से दुधैला का मामला उठा मुझे नहीं मालूम है, वहां पर हाँ आरोप उठा, लेकिन नहीं आप लेट मी कंप्लीट। आप जो बता रहे हैं वो सब कोई जानता है। हाँ। आप जो बता रहे हैं वो सब कोई जानता है, लेकिन तो अंदर खाने की बात लोग जानना चाहता है कि आखिर वह मेडिकल कॉलेज का मुद्दा इतना ज्वलंत बनता क्यों जा रहा है, आखिर वह काम वो लोग पॉलिटिक्स जो लोग विरोधी है ना, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं बेचारों के पास, तो खोजते चल रहे कि कुछ मुद्दा, ये मुद्दा कुछ नहीं रहेगा। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, औरंगाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, हर एक 25 लाख के एग्रेरियन पॉपुलेशन पर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, औरंगाबाद में फार्मेसी कॉलेज बनना चाहिए, औरंगाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए। कौन मना करेगा इसे? आपके मीडिया के माध्यम से ही सारी बातें पब्लिक डोमेन में आती है। हाँ। ऐसा नहीं है कि किसी का बयान छपता है मेडिकल कॉलेज पे, तरह तरह का जो बयान आता है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पेपर में छपते हैं, जिलाधिकारी का बयान आता है। आज दुर्भाग्य है उस जिलाधिकारी का कोई बयान आया के संदर्भ? दुर्भाग्य है, जिलाधिकारी का आया था। हाँ। दुर्भाग्य है हम लोग का तो नहीं देखे कि औरंगाबाद आज हम लोग लगभग 5-6 साल से मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण चीज पर झूलते आ रहे हैं कि कभी यहाँ होगा कभी वहाँ होगा। जब राज्य का किसी राज्य का मुखिया और मुख्यमंत्री आके घोषणा करे कि पातालगंगा देव में मेडिकल कॉलेज बनेगा, और इसके बाद जब पत्राचार हो रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं, चाहे वह दुधैला का मामला हो, चाहे मदनपुर का मामला हो, जिला में कहीं मामला हो, ये तो सीधा सीधा चुनौती है मुख्यमंत्री जी पर। मुख्यमंत्री के घोषणा का चुनौती है। यदि कोई अधिकारी दुधैला में जाके देखता है जमीन, कोई भी आदमी दूसरे जगह प्रस्तावित करता है, तो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी हावी है। मुख्यमंत्री का इसमें हाँ, ब्यूरोक्रेसी हावी है। और यदि कोई ब्यूरोक्रेसी का बयान आता है या दुधैला में जाके देखता है, तो मुख्यमंत्री को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जरूर। यदि नहीं लेते हैं मुख्यमंत्री, तो उनका समझेंगे कि इकबाल खत्म हो गया। जरूर। हमारे साथ 2 अतिथि जो कि मुख्य तौर पर आज यहाँ पर डिबेट में शामिल हुए, लेकिन एक अंतिम सवाल दोनों से लेना चाहेंगे, और एक सवाल होगा, मेरा टाइम सुरक्षित रखिएगा, अगर 1 मिनट ही रखिएगा तो एक ही बोलिए। हाँ, एक सवाल ज्यादा दे दीजिए उसका जवाब। दोनों के लिए बिहार में एक नया चीज फैक्टर बन चुका है, पीके यानी प्रशांत किशोर, दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा लोग कर रहे हैं। सबसे पहले भाजपा और एनडीए से प्रशांत किशोर कितना आपके लिए फैक्टर है इस चुनाव में? देखिए, हम लोग देश धर्म का काम करते हैं, हम लोग राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं। प्रशांत किशोर को एज अ चैलेंज अगर आरजेडी लेती होगी, मुझे जो लग रहा है कि आरजेडी को प्रशांत किशोर शायद डैमेज करने का कोशिश करेंगे, या बीजेपी को, जहाँ पर बीजेपी सीटिंग है, बीजेपी को करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी उनका पहला चुनाव है और उनका डिलीवरी शून्य है। तो उनके पास जो है सो वादा है, आरजेडी एंड यूपीए के पास जो है उनका निगेटिविटी है, सिर्फ सोशल जस्टिस का नारा है, बाकी निगेटिविटी है। कंस्ट्रक्टिव कंसेप्ट और कंस्ट्रक्टिव इश्यूज के साथ एनडीए चुनाव में जाएगी और जनता जो निर्णय करेगी वो सिरधार्य होगा। क्या लगता है पीके, जो लगातार तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हैं, प्रशांत किशोर पांडे, वो लगातार कर रहे हैं, इससे डैमेज? नहीं, दिस आई ऑब्जेक्ट। क्या लगता है? आई ऑब्जेक्ट। हाँ, बोलिए। कभी प्रशांत किशोर जी का आपने पांडे नाम देखा है क्या? ये आरजेडी के एजेंडा चलाना आप लोग बंद कीजिए। नहीं, आप इनको टाइम ज्यादा दे रहे हैं। आप आरजेडी का एजेंडा चला बोलना चाहेंगे? आप, हम लोग जाति मानते नहीं। ठीक है, हम लोग हिंदू सोदरा सर्वे वाले व्यक्ति। ठीक है अनिल जी, मेरे साथ बोलने दीजिए। ये बहुत गलत है। पांडे यादव क्यों करना? प्रशांत किशोर, ठीक है, ये लोग जाति नहीं मानते हैं, जाति जनगणना जो अभी करा रहे हैं लोग, हाँ, तो ये लोग कहते हैं कि हम जाति नहीं मानते हैं। कहे अभी हम ना कि कथनी और करनी में लोग का बहुत अंतर है। ये लोग हिंदू हिंदू कहते हैं, फिर जातीय जनगणना भी करा रहे हैं। प्रशांत किशोर का पांडे का नाम तो सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। क्यों? आप उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन। अच्छा, ठीक है। प्रशांत किशोर के, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। मैं प्रशांत किशोर को एक बहुत बयानबीर और वाचाल और ठग आदमी मानता हूं।
इस प्रकार से जातीय गणित को साध कर देश का नुकसान करना, ठीक है, ठीक ये है। उस आरजेडी के एजेंडा में आपसे नम्र निवेदन है अनिल जी कि आप लोग से मत लेने सामने। दीजिए, एक लेने दीजिए प्रतिक्रिया। क्या प्रशांत किशोर कितने फैक्टर रहते हैं? प्रशांत किशोर इज एजेंट ऑफ बीजेपी। वो कंप्लीट बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहा है। हमारी पार्टी सतर्क है। हार स्वीकार हम लोग यह करेंगे। मान लिए हैं प्रशांत कि फैक्टर के बीजेपी चलते। के एजेंट के रूप में काम कर रहा बस, है। हार स्वीकार हमारा करेंगे। निगाह है प्रशांत किशोर पर, और हमारे जो मतदाता है, हमारे जो वोटर हैं, अंतिम आरोप। हमारे जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इसके बहुत पहले वो जगता अपना बाबू सीट ने बचा ले, बहुत। अपना बयान दिया अपना था, सीट बचा ले, जो चले। निश्चित रूप से हम प्रशांत किशोर, हमारा कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर इज फिर आप उसकी चर्चा ही क्यों नो कर रहे हैं? फैक्टर इन बिहार। आपको बीजेपी का एजेंट कोई फैक्टर नो नहीं। फैक्टर। मैंने क्यों चलिए, मैंने कहा अंत में सवाल इन्होंने एक छोड़ दिया आपके ऊपर कि प्रशांत किशोर जो है बीजेपी के एजेंट हैं। हाँ। क्या कहना है उसको? अरे भाई, इनको डर है हार का, इनको बहाना खोज रहे हैं कि प्रशांत फैक्टर के चलते हार गए। खूब जीते हुए हैं, सत्ता से बाहर हैं, केंद्र से भी, यहाँ से भी, राज्य से भी। तो ये लोग जो हैं सो जबरदस्ती दूसरे के जमीन में झंडा गाड़ने वाले, मूड़ी काटने वाले, जंगल का तस्करी करने वाले, हत्या करने वाले, नरसंहार कराने वाले, जातीय उन्माद फैलाने वाले, सामाजिक न्याय के नाम पर मगध यूनिवर्सिटी को बंद कराने वाले, शिक्षा को बर्बाद कराने वाले, सेशन को 5 से लेट कराने वाले, बिहार के लोगों का 2-2 साल का तनख्वाह नहीं देने वाले, ये लोग उस महान पार्टी के विरासत हैं।